अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, उसने आपको 30 जून 2017 का ट्रायल बैलेंस दे दिया। ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री, इस टाइप का कोई भी एक्सपेंस नाम के साथ आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन लेबर है ये कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन के नाम से कोई खर्चा आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से कोई खर्चा आ जाए, या फैक्ट्री का लफ्ज लिखकर आ जाए, फैक्ट्री ओवरहेड वो कह दे, फैक्ट्री रेंट कह दे, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में या प्रोडक्शन कॉस्ट एक ही बात होती है, उसमें ऐड करते हैं। इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग पड़ी है, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल चार्जेस, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, याद रखें, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर इररिडीमेबल गिवन होते, तो इररिडीमेबल अगर गिवन होंगे तो क्या वो इक्विटी के अंदर आते, मतलब जैसे इक्विटी में लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह। डिबेंचर, डिबेंचर भी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कोई एरर पड़ा होता है पहले, उस एरर को बाद में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चल जाता है, तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा खत्म हो जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, मशीन, सॉफ्टवेयर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ जो डेट बताई हुई है वो ईयर एंड की बताई हुई है। इसका मतलब यह है कि इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो फाइंड हो चुकी है, और जहां जहां लिखनी थी वो लिखी भी जा चुकी है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ऑन जून 30, 17 a customer returned goods sold earlier invoice 27 million, neither the return nor the inventory received has been accounted for। अब ये तो तीसरी चौथी दफा एडजस्टमेंट आ गई है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मसला करेगी। The sales has been made at cost plus 20%. The value of the inventory at 30th June was 42 million, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। Other than the goods returned as aforementioned, कहता जो ऊपर बताई हुई गुड्स हैं, रिटर्न है, वो इसके अंदर शामिल है, तो हम शामिल कर देंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री क्या पास होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 27 मिलियन। एक चीज, दूसरा इसके ऊपर सीपीएस भी अप्लाई करेंगे। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 42, तो इस 42 क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्लस कर देंगे 27 ओवर कॉस्ट प्लस 20% है ना, ओवर 120 मल्टीप्लाइड बाय, जो भी आंसर आएगा, टोटल कितना आ गया, 64 अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बन गया। ये पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। ओके, और जिस जगह जहां जहां जानी है, चाहे तो आप अपना ट्रायल बैलेंस अपडेट करते जाएं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही लिखते जाएं, ताकि चीजें आप एंड पर पहुंचे तो आपका सवाल सिर्फ रिकॉर्ड करने वाला रह जाए। सेल से माइनस करेंगे कितनी अमाउंट, 20, और साथ ही अकाउंट रिसीवेबल से माइनस कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना पड़ा हुआ है लास्ट में, -27, और क्लोजिंग स्टॉक में हमने जाकर प्लस कर दिया हुआ। अगली एडजस्टमेंट के ऊपर आए, अ फ्रॉड ऑफ 30 मिलियन वाज डिस्कवर्ड in October. A senior employee of the company who left earlier has embezzled the fund from YAL bank account
A chance of recovery are remote. The amount is presently appearing in the suspense account. कहता है 30 मिलियन का फ्रॉड हमें पता चला, तो उस वक्त पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे पता ही नहीं था कि फ्रॉड का। अब पता चल गया। पहले हमने वो एक्सपेंस को क्या लिखा हुआ था, सस्पेंस अकाउंट, और अब पता चल गया, तो क्या अब भी सस्पेंस रहना चाहिए, ये सस्पेंस खत्म हो जाए? तो सस्पेंस को खत्म कर देंगे। पहले वो डेबिट पड़ा हुआ है वो क्रेडिट कर देंगे, और ये हमारा है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है ना कि एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, तो वो नॉर्मल तो हो नहीं सकता, तो आप एबनॉर्मल लॉस को चाहे अलग से लिख लें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के अंदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड कर दें। ऐड होगा, एक्सपेंस है ये हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है, ये एक्सपेंस सस्पेंस यहां से खत्म हो गया, जीरो हो गया सस्पेंस, और ये हम किस में लिख देंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अब जहरी सी बात है, ये एक्सपेंसेस हम ना तो इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारा एडमिन एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस, या तो इसको अलग से लिख ले या फिर एडमिन एक्सपेंस के अंदर ऐड कर। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट तब लिखते होते हैं जब एक अमाउंट के बारे में आपको पता ना हो, और जब पता चल जाए तो फिर तो सस्पेंस खत्म हो गया ना, तो सस्पेंस निकाल खत्म कर देंगे। असल में एंट्री वाला क्या पास हुई, उसने बैंक से ना पैसे चोरी किए, तो आपका बैंक क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं हो चल रहा था आपको कि कैसे हुआ। बैंक में पैसे कम हैं, तो आपने तब एंट्री पास कर दी सस्पेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, बाद में पता चला वो तो एम्प्लॉय चोरी करके चला गया। तो असल में हमने एंट्री पास करनी थी एम्प्लॉय की चोरी डेबिट, मतलब एबनॉर्मल लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन तब क्या लिखा था, तब नहीं पता था सस्पेंस डेबिट। अब पता चल गया तो सस्पेंस क्रेडिट खत्म हो गया, और जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर दे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है एक टाइप का। तो इसमें सुहेब रात को भी मोबाइल इस्तेमाल करता है, क्लास में भी? अच्छा, वैसे सोच रहा है, उन्हें कह रहा है पेपरों के नजदीक ऐसे हो जाता है। हाँ जी, तो एडमिन एक्सपेंस के अंदर ऐड कर देते हैं, हालांकि ये अलग से लिखना चाहिए, अलग से भी लिख सकते हो। अब फिलहाल हम यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस के अंदर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली चले ना, तो ये आप लोगों के फ्री के मार्क्स होते हैं 3 टॉपिक्स के, मतलब तकरीबन ये 30 मार्क्स का जो पेपर आना है ना, आपको 25 तो कंफर्म है ना, चलो 5 नंबर अगर वो कंसेप्ट से आ जाते हैं, तो इसके सवाल ना मैक्सिमम कोई एक आधी एडजस्टमेंट बहुत अजीब होगी, और वो भी आई 16 की होगी। बाकी सिर्फ आप यहां पर अब देखिए कि मैंने डेबिट साइड पर 30 माइनस किया और डेबिट साइड पर ही 30 ऐड कर दिया, तो टैली तो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग चाहिए, प्रेशर नहीं, डर नहीं, सिर्फ फोकस थोड़ा सा, आपका ये सवाल हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल लॉस परचेज में क्रेडिट होगा, बहुत खूबसूरत सवाल है। एक बात याद रखें कि जब आप लोग, मैं कल भी कहा, 2 बातें होती हैं, गलती अलाउ है अकाउंटिंग के अंदर, और एक होता है गुनाह, वो अलाउ नहीं। आपने कहा परचेज में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, राइट भाई मेरे? अगर स्टॉक चोरी होता, स्टॉक एबनॉर्मली लॉस होता, ये क्या चीज है, ये एम्प्लॉय ने पैसे चोरी किए हैं, बताओ क्या कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क पड़ना चाहिए? क्या स्टॉक में कोई फर्क पड़ा? अगर कोई आपका एसेट चोरी कर जाता, वो वाला एसेट नहीं कह रहा कि आपका कोई जानू और ले गया, आपका एसेट मतलब कोई नॉन करंट, वो नॉन करंट एसेट, ठीक है? तो अगर कोई नॉन करंट एसेट चोरी कर जाता है आपका, तो वो अब कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं लिखेंगे ना, परचेज में से तो नहीं प्लस माइनस करेंगे ना, बात समझ रहे हो ना? एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस एंट्री हम पास करते हैं कब? जब स्टॉक चोरी होता है, जब स्टॉक एबनॉर्मल लॉस होता है। तो ये इस तरह की चीजें ना, ये अच्छी बात है आप लोग पूछ लेते हो, क्योंकि मैं मजाक करता हूं ताकि ना ये चीजें थोड़ी सी याद रह जाए। अदरवाइज ये सब चीजें हम भी सोचते थे स्टूडेंट लेवल पे कि नॉर्मल लॉस हो गया तो उसकी तो एंट्री हम फिक्स कर देते हैं कि नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है नॉर्मल लॉस टू परचेजेस, लेकिन तब हम भी नहीं सोचते थे कि यार वो तो स्टॉक के केस में होता है, अगर इसके अलावा कोई काम होता तो फिर, समझ गए? चले अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। जनवरी 1, 17 को डिबेंचर इशू किया
और 2020 के अंदर वापस रीपेएबल है, तो सारा ही नॉन करंट एसेट बन गया। इंटरेस्ट इज पेड 12%। फाइनेंशियल चार्जेस कंप्राइज, कहते ऊपर जो आपके पास लिखे हुए हैं ना फाइनेंशियल चार्जेस, हम यही समझते हैं ना ये इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। कहते हैं वो बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन है, वो बैंक चार्जेस और बैंक कमीशन है। इसका मतलब है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो फाइनेंस कॉस्ट। हालांकि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर फाइनेंशियल चार्जेस आते हैं, बैंक चार्जेस आते हैं, बैंक को जो कुछ पे करते हैं ना वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है। इसका मतलब उसका ये इस एडजस्टमेंट देने का मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो उसके अंदर शामिल है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिबेंचर के ऊपर कितना एक्सपेंस हमें पड़ रहा है? 6 महीने का 12% के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों का जून है ईयर एंड और 1 जनवरी को आपने डिबेंचर इशू कर रहे हो। बताओ जरा डिबेंचर की अमाउंट क्या है? अच्छा, यहां पर अगर एंट्री पास करनी है ना तो मैं एंट्री पास कर देता हूं। पिछली एबनॉर्मल लॉस डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 30 से, ये पिछली की बात कर रहे हैं। सस्पेंस निकल गया, खत्म हो गया और एक्सपेंसेस के अंदर जाकर ऐड हो गया। अब मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? 80 है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 4. क्या करनी चाहिए एंट्री मुझे इस 4.8 की? देखिए अगर तो पहले को इंटरेस्ट पे हो चुका होता तो जो बाकी रह जाता वो लायबिलिटी में जाता, लेकिन अभी कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ और उसने खुद कह दिया है कि जो ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट पड़ी हुई है वो बैंक चार्जेस हैं, वो बैंक कमीशन है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। तो पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल या एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट कितनी अमाउंट से? ये जो ऊपर वाला 4.8 है ये ऐड हो जाएगा जाकर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर या फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर, और ये कहां चला जाएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर। डन, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4। अब ये तो पहले ही सोच के जाना है ना, IAS 16 ने आना ही आना है और हमें उसने नहीं आना, ठीक है? इसलिए पहले ही हमें पता होगा, तो ये नहीं कि आपने पहले इसको छोड़ देना है और कहता कि हमें नहीं आना। पूरी सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट होगी उसको एंड पे रख लेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, जो समय लगेगी एडजस्ट करके आ जाएंगे, ठीक है? और एक आधी एडजस्टमेंट का ही मसला होता है, ज्यादा नहीं, और उसको एंड पे देखना है। ऊपर पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी, ऐसा ही है ना? कहता है 1 जुलाई 2016 को लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैविंग यूजफुल लाइफ 40 years revalued to 38 million. Neither revaluation nor tax adjustment in this regard has been made in the books. कहते हैं टैक्स एडजस्टमेंट का मतलब ही FR2 में सवाल आया हुआ है ना, तो वहां पर ना डेफर टैक्स का टॉपिक होता है। अब वो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, तो इसलिए जब R2 के अंदर ये फाइनल अकाउंट का सवाल आता था तो उसमें टैक्स एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन को देखना। कहते हैं 238 ना उसका रिवैल्यूएशन को कंसीडर किया ना उसकी टैक्स एडजस्टमेंट की। डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज्ड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। 20% depreciation is allocated to the manufacturing, 30% admin और 20% selling and distribution. The accrual rent, sorry tax, ये तो टैक्स वाली बात है, ये तो एक जैसी बार बार आ रही है, पहले इसके बाद सुन लें। आपके पास लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी पड़ी है ना, उसको रीवैल्यू करना था 238 से 1 जुलाई को। साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है या साल के एंड पे हो रहा है? शुरू में। तो पहले रीवैल्यू करना था, बाद में डेप्रिशिएट करना था, लेकिन वो तो डेप्रिशिएट कर चुका है। इसका मतलब है हमारी डेप्रिसिएशन गलत है, एसेट की वैल्यू भी गलत है। हम ना उसको रीस्टेट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा इसमें एक तो है कि पूरा सवाल ही ठीक कर ले, मैं दोनों तरीकों से सिखाता हूं। एक सिर्फ ये होता है कि जितने एसेट्स में फर्क आया है ना बस उसको कंसीडर कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब पहले देखते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आखिर आया कितना था जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो चलते हैं जरा
बताएं, बाकी सारा हो गया है ना, समझ भी लग गई है कहां का एडजस्टमेंट होनी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे जाए, कितनी उसकी कॉस्ट है 230, उसकी लाइफ क्या थी 40 साल। और यहां पर मुझे बता दो इसकी सारी बातें, कॉस्ट कितनी है जी 230, और उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है जी 40 पॉइंट, लेकिन कब जून 17 को, इस साल की डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद उसकी अब की रीवैल्यू कितनी है, लाइफ उसकी, सॉरी लाइफ कितनी है। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, क्योंकि ये चीजें बार बार आती हैं, जो सबसे मुश्किल होगा पेपर में हमारे लिए वही सबसे ज्यादा आसान बन जाएगा। उसकी वजह, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा फोकस इसी पे होगा पेपर की तैयारी के दौरान, IAS 16 पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, पहले 2-3 बातें हम पहले ही सीख चुके हैं। ये जो 40.25 की डेप्रिसिएशन है, इस साल की डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड हो चुकी है, और जहां जहां लिखना था लिखी जा चुकी है। अगर तो ये जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब एसेट को रीवैल्यू करते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सी डेप्रिसिएशन, इस साल वाली भी एलिमिनेट होगी या उससे पहले, इस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड तो करवा दें जो उसने गलत फाइंड की हुई है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड है 230 डिवाइडेड बाय 40, 5.75, ये एक साल की डेप्रिसिएशन है जो कि उसने इसके अंदर ऐड कर चुका है। तो क्या करें, हम निकाल दें। तो असल वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो कितनी है, 40.25 माइनस 5.34, ये है हमारे पास असल वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब 230 माइनस 34.5 क्या वैल्यू आ गई, 230 माइनस कितना 195. इस एसेट को हमने रीवैल्यू करना था। ये बात सही तरह समझ लगी या कोई अभी शक है दिलो दिमाग में? क्योंकि एक साल की डेप्रिसिएशन हमने इसलिए ऐड बैक की क्योंकि साल के शुरू में रीवैल्यू कर रहे थे, और साल के शुरू में जब रीवैल्यू करते हैं तो पहले रीवैल्यू करते हैं, बाद में उसको डेप्रिशिएट करते हैं। अब 195.5 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया, 230, कितना ज्यादा हो गया 42.5। अब जरा यहां से सवाल की तरफ चलते हैं। असल में आपने अपने एसेट्स को 42.5 से कम लिखा हुआ है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी तो इसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई थी। एसेट की वैल्यू भी बढ़ गई, इसका मतलब आप सुनिएगा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका पहले जो बिल्कुल जो आपको भी समझ लग जाएगा, 238 को मुझे किस पे डिवाइड करना चाहिए था, 238 रिमेनिंग लाइफ पे या न्यू लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है। दोबारा एक दफा सुन ले, मुझे पता है आपको सुबह क्या खाया था अभी याद नहीं, तो ये तो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, कहां याद होना है, याद है। अच्छा, 2 तरीके बताए थे। एक, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेक कर लो कितने सालों की है, उसका तरीकाकार क्या सीखा था, जितनी आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, जो कि कितनी पड़ी हुई है 34.5 डिवाइडेड बाय एक साल की डेप्रिसिएशन पुराने वाली, ये हमें बता देगा कि जो आपके पास डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है वो कितने सालों की है। कितना आंसर आ गया, 6 साल गुजर चुके हैं 40 साल में से, अब रह गए 34 साल, तो इनको 34 पे डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या बताया था, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइफ। इससे हमें डायरेक्ट रिमेनिंग लाइफ का पता चल जाता है। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय
टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल लाइफ, इससे हमें क्या पता चल जाता है उसकी रिमेनिंग लाइफ का। अगर इसमें हम अपनी बुक वैल्यू देखें तो हमारी बुक वैल्यू है 195.5 डिवाइडेड बाय 230 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये भी 34 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे, इसको भी 34 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 34 पे डिवाइड कर देंगे। एक ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी, उस सवाल के अंदर उसने कहा था कि एक्सेस डेप्शन नहीं लेनी, तो हमने फिर सरप्लस को डिवाइड, इस सवाल के अंदर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो करें जरा डिवाइड, 238 डिवाइड बाय 34 पूरा 7 और इसको 1.5। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है पहले 5.75 अपनी बुक्स के अंदर, असल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी चाहिए थी 7, कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है या ज्यादा कम, तो जितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो डेप्रिसिएशन जाकर चार्ज करते हैं, और वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही वाला जो आंसर था। तो हम चाहते हैं तो सिंपल 42.5 का मसला आ रहा है ना, इस 42.5 को ही डिवाइड कर देते 34 पे, 1.25 आता। अब इस 1.25 के भी आगे टुकड़े करने हैं, 50%। जितने परसेंट जिसके अंदर उसने जाना था उतनी ही वैल्यू जाकर सिर्फ ऐड कर देंगे। 50% किस में ऐड करना है, मैन्युफैक्चरिंग फिर 20%। 30% एडमिनिस्ट्रेशन और 20%। चलो जो ये परसेंटेज आपकी आ गई उस परसेंटेज में जाकर प्लस कर देंगे। एसओपीएल के अंदर इफेक्ट बस यही है, एसओपीएल के अंदर। अब जरा कंप्लीट इसका कहानी सुने। जब आप लोग एसओसीआई बनाएंगे तो एसओसीआई के अंदर एक एंड पे कॉलम बनेगा ओसीआई, उस ओसीआई में कितनी अमाउंट जा रही होगी 42.5, कितनी अमाउंट जा रही होगी 42.5, ठीक होगी बात। फिर आप जब शेयर कैपिटल में जाओगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व मतलब इक्विटी के अंदर, उस इक्विटी के अंदर जब आपने लिखना है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके अंदर 42.5 माइनस, पता है ना ये रियलाइज हो गई है, एक्सेस डेप्रिसिएशन है, और ऊपर जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस पड़ा होगा, आपके पास क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग कितना है 10 पॉइंट, एक तो इसके अंदर जाएगा पैट जाएगा, नेट कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं जाएगी, पता है ना पैट तक। फिर इसके बाद 1 पॉइंट सरप्लस से माइनस कर देंगे और रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड कर देंगे। बेहतर है कि अगर आपको अभी भी स्टेट परेशानी आती है तो इसकी एंट्रीज पास कर लिया करें, एक एंट्री हम अच्छा उस एसओएफपी में क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट की कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, नॉन करंट एसेट की कौन सी वैल्यू 238 माइनस 230, ये हमारा चला जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर। 1.25 के हिस्से चले जाएंगे। आप कहेंगे सर 1.25 क्यों, 7 क्यों नहीं, क्योंकि 5.75 ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, डेप्रिसिएशन 7 से रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन उसने 5.75 से रिकॉर्ड कर चुका है, तो हम सिर्फ जो डिफरेंस है वो ऐड करते हैं, खत्म हो गया। अच्छा इसके अंदर ना उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को भी पूछा है, वो पता चल गया था, ये सवाल ही नहीं किया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहां भी वो पूछ सकता है उसमें परेशानी होती है, बल्कि उसके कॉलम बनाएंगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, ओसीआई, जो जो कॉलम क्वेश्चन के अंदर होंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई नया शेयर इशू की है या वो सारी चीजें हुई नहीं, तो इसके अंदर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी, खत्म, इसके अंदर है ही कुछ नहीं और डन। चलिए जी, बाकी अगर आपको पता चल गया है
तो ये चीजें आपको मैं एक दफा यहां से वेरीफाई करवा देता हूं ताकि रेवेन्यू में से 27 माइनस किया और दूसरा इसने रिसीवेबल से भी माइनस किया होगा। अगर आप अपने कॉस्ट ऑफ सेल को देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 19.8 में से वो 1.25 को 20% ऐड कर दिया एडमिन के अंदर। उसके बाद आपके पास लॉस को उसने अलग से लिख दिया है। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ना वो अमाउंट भी जाएगी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू गिवन है ना। क्वेश्चन पे जाएं दोबारा, ये चीजें इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ये क्या लिखा हुआ है 10%, तो ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है 40 का 10% लेना है जो कि 4 आ जाएगा। तो इसकी भी क्या एंट्री पास होनी है, डिविडेंड के नाम से आएगा लेकिन होगा ये फाइनेंस कॉस्ट, नाम बस डिविडेंड इस्तेमाल। तो डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो आप फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट पेएबल, क्योंकि ये रिडीमेबल है। रिडीमेबल बी शेयर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, और इस अगर पे कर दिया होता तो ठीक है, नहीं तो इंटरेस्ट पेएबल। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरेस्ट के साथ करते हो। जब भी यहां पर परसेंटेज गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो इसको फाइनेंस कॉस्ट में भी ऐड करना है। और अगर इररिडीमेबल होता ये, तो इररिडीमेबल इसका जो डिविडेंड है वो रिटेन अर्निंग से माइनस होता, और ये खुद कहां पर लिखा जाता, इक्विटी की हेड के नीचे। यहां पर देखिएगा जरा ओसी। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, आपने तो नहीं पूछना, एक बंदे ने पूछा था तो फिर मैं बता देता हूं। आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया था, और इसकी जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो उसकी एंट्री क्या होती है, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग। और ये कहां पर इसका इफेक्ट लेना होता है हमेशा, एसओएफपी के अंदर। रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस किस जगह पे, एसओएफपी में। और रिटेन अर्निंग में यहां पर सिर्फ रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर जाता है, रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर। उसके बाद यहां पर देखिएगा, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाया हुआ है, ये रिटेन अर्निंग है, ये ओपनिंग बैलेंस है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, या यहां पर आप लिख सकते हो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आया जी, ये 42.5 क्या चीज है, और ये 1.25 क्या है, एक्सेस डेप्रिसिएशन। यहां पर आकर देखें शेयर कैपिटल, हेडिंग यहां पर इक्विटी दे सकते हो, डायरेक्ट इक्विटी लिख सकते हो, या शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। शेयर कैपिटल लिखा, रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा, कैसे लिखा हुआ है 42.5 माइनस 1. और रिटेन अर्निंग कैसे लिखा हुआ है, ब्रॉड ऑन जो बैलेंस पड़ा था, प्लस उसने नेट प्रॉफिट किया, प्लस उसने 1.25। अगर इररिडीमेबल होता तो यहां पर इस हेडिंग के नीचे इररिडीमेबल आ जाता, और उसका जो 40% 10% जो भी उसका डिविडेंड होता वो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देते। पे कर दिया तो कैश में से माइनस कर दिए, पे नहीं किया तो डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी। सॉरी, बिल्कुल बनेगा, इररिडीमेबल का अपने नाम का हेड बनेगा, इक्विटी के हेड के नीचे। खत्म होगी बात। चलो जी, अब आपने करना ये है जो आपका ये 3 से 4 दिन पूरी तरह से इन 3 टॉपिक्स को दें, पूरी तरह से। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ। एनपीओ जिसने तो कर लिया हुआ है वो तो अभी भी कर सकता है, और जिसने नहीं किया वो एक लेक्चर बस समझाने, उसकी फॉर्मेटिंग है, बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज। अभी सिर्फ आपने जो इसके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो खुद से करना शुरू कर दो, और यहां से आपने क्वेश्चन नंबर 11 अगर जिसने कर लिया है वो तो ठीक है, जिसने नहीं किया दोबारा करके इसका क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेगा। जो बेसिक एग्जांपल्स है ना, हम पीछे जो जो कवर होती जा रही है ना, वो हम पीछे पिछली भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। आओ जरा सिंगल एंट्री पे चलते हैं।
इसको अलग ही कर लेते हैं।